हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के बारे में, जिसमें आपका एक टॉपिक है एंग्लो इंडियन। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसका नाम है इंडो एंग्लियन। इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखनी है जिसमें आप लिखोगे एंग्लो इंडियन, और उसके बाद आपको इसे अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर रेफर टू द राइटिंग ऑफ इंग्लिश मैन हु आर इंस्पायर्ड बाय इंडियन मोटिव्स एंड बाय इंडियन स्पिरिट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एंग्लो इंडियन में एक ऐसी राइटिंग होती है जो कि इंग्लिश मैन के द्वारा लिखी जाती है, और इसमें इंडिया और इंडिया की जो स्पिरिट्स होती हैं उन सब के बारे में, यानी कि उनसे इंस्पायर होकर लिखा जाता है। इट ऑल्सो रेफर टू द रेस माइक्रोस्कोपिक minority in India, the result of cross fertilization of the two fruitful culture। तो ये बेसिकली क्या बताता है, रेस के बारे में, माइक्रोस्कोपिक है जो उनके बारे में, मिनॉरिटी जो इंडिया में है उसके बारे में, एंड इसके साथ ही जब एक इंग्लिश मैन के द्वारा इंडिया कल्चर के बारे में बताया जाता है तो यहाँ पर दो कल्चर साथ में क्या है, क्रिस क्रॉस करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, डेवलप होते हैं। द एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज सैड टू बी बॉर्न इन 1783। तो एंग्लो इंडियन जो लिटरेचर है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1783 में। द ईयर ऑफ द अराइवल इन इंडिया ऑफ सर विलियम जॉन्स। जब ये एक ऐसा टाइम है जब सर विलियम जॉन्स है जो उन्होंने इंडिया में वो अराइव हुए थे, यानी कि वो वहाँ पर गए थे। द ग्रेट ओरिएंटलिस्ट हु बिकेम द फर्स्ट एंग्लो इंडियन पोइट। तो जो सर विलियम जॉन्स हैं ये पहले एंग्लो इंडियन पोइट हैं। देयर इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ राइटिंग ऑन इंडियन लाइफ एंड सोसाइटी, हिस्ट्री एक्सेट्रा बाय इंग्लिश मैन इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड मशीनरीज। तो ये पहले पर्सन है जो कि एंग्लो इंडियन पोइट्स में काउंट होते हैं, और इन्होंने इंडिया की जो लाइफ है, उसकी जो सोसाइटी है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो सब एक इंग्लिश मैन के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही यहाँ की जो नौकरशाही है, मशीनरीज है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बारे में भी लिखा है। ऑल दिस एंग्लो इंडियंस राइटर व क्रिटिकल इन द मोस्ट केस ऑफ इंडिया एंड इंडियंस। कि ये जो एंग्लो इंडियंस राइटर्स होते हैं ये क्रिटिकल हो जाते हैं कब, इंडिया और इंडिया के केसेस में। इन दोज टाइम, उस समय इट वाज फ्रॉम दिस वर्क दैट द legislator and the narrow section of the British people made up public opinion and acquired their image of India। तो उस समय ये जो लोग थे, इनके जो भी काम वगैरह थे वो ज़्यादा किस चीज़ से रिलेट करते थे, जो लेजिस्लेटर है या फिर जो ब्रिटिश पीपल का नैरो सेक्शन है उसके ऊपर पब्लिक के जो ओपिनियन है उनके बारे में, एंड इसके साथ ही उन जो भी इंडिया के इमेज होती हैं उन लोगों को लेकर उनके जो ओपिनियन है पब्लिक उससे ज़्यादा रिलेट करते थे इनके वर्क्स। दे प्रेफर द एविडेंस फॉर इंडियाज डिप्रेविटी एंड बैकवर्डनेस। तो इन्होंने अपनी राइटिंग में ज़्यादा क्या बताया है, इंडिया का जो बैकवर्डनेस है उसके बारे में बताया है। द प्रिजुडाइज व्यू ऑफ दिस एंग्लो इंडियंस राइटर हेल्प टू क्रिएट अ क्लाइमेट in India favorable to the constitution and advanced to western idea of government and economic in India। तो यहाँ पर जो ये एंग्लो इंडियन की प्रिजुडाइज व्यू हैं, ठीक है, जो पहले से इनके व्यूज़ बने हुए हैं, वो जो व्यूज़ हैं उनके थ्रू इन जो राइटर्स हैं इन्होंने क्या किया कि इंडिया के फेवर में जो बातें हैं वो बताई, एंड किस तरीके से जब ब्रिटिश लोग वहाँ पर गए, इंडिया में गए, तो कैसे ब्रिटिश लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, वहाँ की जो इकोनॉमिक है उसमें चेंज ला दिया। When we come to its writer, then E.M. Forster, the author of A Passage to Time, holds the high position। तो एक राइटर है जिनका नाम है E.M. फोस्टर, इन्होंने एक अपनी राइटिंग लिखी है जिसका नाम है A Passage to India। ये बहुत अच्छी रही थी, एक हाई पोजीशन में गई थी। जो फॉरेस्टर है सक्सीड इन कैप्चरिंग द टेंशन, एम्बिवैलेंस एंड द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ colonial rule in our country, as well as the doubt and frustration and the ignorance of a number of English official and their family in remote इंडियन टाउन। लेकिन जो फॉरेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया कि वो सक्सेस हो गए इन सब चीज़ों को दिखाने में कि इंडिया में किस तरीके की सिचुएशन है, इंडियन ऑफिशियल्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ। Another most important writer in Anglo-Indian fiction is Rudyard Kipling।
और जो और राइटर्स है वो कौन कौन से हैं, तो रुडयार्ड किपलिंग है जो, वो भी एक एंग्लो इंडियन राइटर्स में काउंट किए जाते हैं। ही एक्सप्लोर द शैलो लाइव्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया एंड रिफ्लेक्ट दैम इन हिज वर्क। उन्होंने भी क्या है कि जो ब्रिटिश की लाइफ थी इंडिया में उन सब को अपने वर्क्स में दिखाया है। द फ्यू इंडियंस हु अपीयर इन सच वर्क्स आर आइदर सर्वेंट और इनकॉम्पिटेंट एजुकेटेड बंगालीज। तो यहाँ पर जो इंडियंस हैं उन्हें किस तरीके से दिखाया गया है, उन्हें या तो सर्वेंट के रूप में दिखाया गया है या फिर वो जो एजुकेटेड बंगालीज हैं उनके इनकॉम्पिटेंट, यानी कि वो उनके साथ कॉम्पिटेंट कर ही नहीं पाते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। इट वॉज ओनली आफ्टर लिविंग इंडिया, सिर्फ इंडिया को छोड़ने के बाद किपलिंग वॉज एबल टू राइट किम। उसके बाद जो किपलिंग है उन्होंने एक किम मतलब अपना लिखा, एक राइटिंग लिखी, विच अनडाउटली बिकम द बेस्ट वर्क ऑफ द फिक्शन, जो कि सबसे अच्छा फिक्शन उनका माना जाता है, अबाउट इंडिया बाय एन इंग्लिशमैन, जो कि इंडिया के बारे में लिखा है एक इंग्लिशमैन के द्वारा। सेवरल वर्क्स ऑफ किपलिंग आर स्टिल क्वाइट पॉपुलर, स्पेशली द जंगल बुक। इसके अलावा किपलिंग ने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम है जंगल बुक, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे है आपका टॉपिक जिसका नाम है इंडो एंग्लियन। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक मतलब हेडिंग लिखनी है इंडो एंग्लियन, फिर अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज द टर्म डिफाइन एज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर इन द लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये जो लिटरेचर है ये इंडियंस राइटर के द्वारा लिखा जाता था और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। इंडो का मीन्स हो गया इंडियंस के द्वारा, एंग्लियन यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाने वाला लिटरेचर। द इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज़ नॉट असेंशनली डिफरेंट इन द काइंड फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। और ये इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बस पहले हिंदी में लिखा जाता था अब इंग्लिश में। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इट, बल्कि ये तो इसका एक पार्ट था। अ मॉडर्न फैक्ट ऑफ दैट ग्लोरी विच कमर्सिंग फ्रॉम द वेद हैज़ कंटिन्यू टू स्प्रेड इट्स मैलो लाइट नाउ। अब इसमें क्या था कि देखो पहले ये हिंदी में लिखा करते थे, अब इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जो भी ये लिखते थे वो सारी बातें लगभग क्या है सेम होती थी। इन्होंने वेद्स के बारे में, उसकी जो नॉलेज है उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने स्प्रेड किया, उससे ज़्यादा फैलाया। ठीक है, इसके अलावा आपको ये आगे की लाइन्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो यहाँ पर, एवर इंक्रीजिंग अप टू द प्रेजेंट टाइम ऑफ टैगोर, इकबाल, अविंदर घोष एंड द बिट्स फेयर टू एक्सपैंड विद आर्ट्स एज वेल एज ह्यूमैनिटी एक्सपैंडिंग फ्यूचर। कुछ राइटर्स के नाम जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इकबाल हो गए, अरविंद घोष हो गए, इन सब ने क्या है इंग्लिश में राइटिंग की, इसके साथ ही इन्होंने जो ह्यूमैनिटी है उसे एक्सपेंड किया फ्यूचर की। यानी कि इन्होंने जो इंडिया के लोग हैं उनमें जो मानवता है, उनमें एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है, अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो उनके बारे में ज़्यादा बताया है। विद द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स also began to exercise its influence of the intellectual of the country। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज चलने लगी, तो उन्होंने इस इंग्लिश लैंग्वेज से भी प्रभावित होकर जो भी बुद्धिजीवी लोग थे इस कंट्री के, उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। टू द एजुकेटेड इंडियन यूथ ऑफ दैट जनरेशन, उस जनरेशन के जितने भी एजुकेटेड लोग थे, और जनरेशन फाइंडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज अ गेटवे टू वेस्टर्न नॉलेज, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कहीं ना कहीं एक गेटवे है, एक विंडो है जिसके थ्रू हम वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पर जा सकते हैं, उसकी जो नॉलेज है उसे हम गेन कर सकते हैं। उसके बाद उनकी वो जो प्रोग्रेस है, किस कारण से उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उन सब चीज़ों को हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोवाइड अ विंडो फॉर द इंडियंस इंटेलेक्चुअल टू हैव अ लुक एट द वाइड वर्ल्ड। इंग्लिश के थ्रू वो बाकी जो इंडिया के बाहर का जितना भी वर्ल्ड है उनके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंग्लिश इज़ नॉट देयर मदर टंग, हालांकि इंग्लिश जो इंडियंस लोग हैं उनकी मदर टंग नहीं थी। मैनी इंडियंस राइटर इन इंग्लिश वर एबल टू रियलाइज देयर क्रिएटिव एफर्ट्स थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे एफर्ट्स किए जिसके थ्रू उन्होंने इंग्लिश को सीखा। इट मे बी सैड दैट, ऐसा कहा जा सकता है, देर आर 3 टाइप ऑफ इंडियन राइटर इन इंग्लिश, तो 3 प्रकार के इंडियन राइटर्स होते हैं। कौन कौन, किस तरीके से वो इंडियन राइटर इंग्लिश में बन सके? दोज हु हैव एक्वायर देयर इंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। कुछ तो ऐसे इंडियन राइटर्स हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं जिन्होंने अपनी जो नॉलेज है, एजुकेशन है इंग्लिश की, वो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में ली है।
और सेकंड टाइप के कौन है? इंडियंस हु हैव सेटल अब्रॉड एंड आर कंस्टेंटली इन टच विद द लिविंग ग्रोइंग इंडियंस ऑफ देयर कंट्री ऑफ अडॉप्शन। और कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो कि अब्रॉड चले गए, बाहर चले गए, वहाँ के लोगों से जब वो मिलते हैं तो उनके थ्रू उन्होंने इंग्लिश को सीखा और उस बेस पर उन्होंने जो इंडिया के जो भी बातें हैं उन सबको उन्होंने फैलाया। थर्ड किस टाइप के हैं? इंडियंस हु हैव एक्वायर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश को अपनी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी ऑफ इट्स ओन एंड द इनलाइटमेंट यूथ ऑफ इंडिया दो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि एक तरीके से वो बहुत डिस्टिंक्टिव एंटिटी है उसकी, ठीक है। और यहाँ के जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना सही मानते हैं और उन्होंने इंग्लिश की जो नॉलेज है उसे एक्वायर किया और अच्छे तरीके से वेल वर्स्ड यानी कि बहुत सारी कविताएं उन्होंने इंग्लिश में लिखी। वर नॉट टू लूज़ देयर कल्चर आइडेंटिटी, लेकिन उन्होंने अपनी जो इंडियन कल्चर की जो कल्चर है उसकी जो आइडेंटिटी है उसे छोड़ा नहीं बल्कि साथ लेकर इंग्लिश को भी उन्होंने अपनाया। There were not a few among Indians elite who were moved by a genuine desire to present before the Western readers a true picture of India, though imaginative literature. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? There were not a few among Indians elite कि there were not a few among भाई बहुत ही कम ऐसे इंडियंस हैं who were moved by a genuine desire to present बिफोर द वेस्टर्न रीडर और ट्रू पिक्चर। यानी कि इसमें ये चीज़ मेन बताई गई है जहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने क्या है कि इंडिया की एक इमेजिनेटिव लिटरेचर बताई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उनसे डिफरेंट एक जेन्युइन डिज़ायर के थ्रू इसके बारे में बताया है। दिस लिटरेचर कम टू बी डिजाइनेड इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो इस टाइप का जो लिटरेचर है इसे हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहते हैं। इंडियन पर्सन के द्वारा जब इंग्लिश में कोई राइटिंग लिखी जाती है तो उसे हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है द फ्लो ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर। अब किस तरीके से जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है वो आगे बढ़ता गया। डिस्पाइट द एडवाइस ऑफ few English writer and the critics of Indian writer don't write in English and write in your mother tongue। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो उस जो शुरुआत को कभी भी पहले जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसी तरीके से इन जो राइटर्स हैं जो ये लोग थे इन्हें भी पहले क्या है डिस्पाइट द एडवाइस ऑफ फ्यू इंग्लिश राइटर, यानी कि जो इंग्लिश राइटर हैं उन्होंने जो इंडियंस राइटर हैं उन्हें एडवाइस दी, उन्हें क्रिटिसाइज आलोचना की कि आपको इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए, आपको अपनी मदर टंग में ही लिखना चाहिए। इंडियंस राइटर कंटिन्यू टू राइट इन इंग्लिश, बट जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने अपना इंग्लिश में लिखना जारी रखा। राजा राम मोहन राय यानी कि राजा राव डिस्क्राइब दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर एज द गिफ्ट ऑफ गॉडेस सरस्वती टू द इंडियंस। तो उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश में भी लिखेंगे क्योंकि ये माँ सरस्वती का हमें वरदान है, गिफ्ट है। Various Indian writers were carved out a name of for themselves in different field of literature, whatever be their mother tongue. Many Indian writers have chosen English as their medium. तो इसके बाद बहुत सारे और भी ऐसे पर्सन्स आए जिन्होंने अपनी मदर टंग की जगह इंग्लिश में अपनी जो राइटिंग्स वगैरह हैं वो लिखनी स्टार्ट कर दी। नेहरू रोट हिज ऑटोबायोग्राफी एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन इंग्लिश। तो नेहरू है जो उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, नॉट इन हिंदी, ना कि हिंदी में। तोड़दत्त है जो उन्होंने लिखा है द कैप्टिव लेडी, जो कि कैप्टिव लेडी है, विजन टू द पास्ट ट्रांसलेशन ऑफ श्रमसीता एंड रत्नावली। तो ये दो जो वर्क हैं ये तोड़दत्त ने लिखे हैं। सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड द ब्लाइंड ऑफ ट्यून, ये जो दो वर्क है ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखे गए हैं। इसी तरीके से जो अरविंद घोष हैं उन्होंने केम आउट विद हिज पोइम लाइक, उन्होंने भी अपनी पोइम लिखी है हु अ विजन ऑफ साइंस द वेदन लाइन्स प्रेयर, तो ये वाली इन्होंने लिखी है। इसके अलावा जो टैगोर है उन्होंने चित्रा एंड द पोस्ट ऑफिस आर द एग्जाम्पल ऑफ हिज इंडो एंग्लियन जेन्युइन, तो जीनियस। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, आपको 2-3 यानी कि जो राइटर्स हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं, उनके द्वारा एक तो जो राइटिंग्स लिखी गई है उसके बारे में आप लिख सकते हो। सो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।